हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करते हैं माइंड मैप बाइनोमियल थ्योरम। तो मैं इस लेक्चर को ना बहुत समराइज करने की कोशिश करूंगा कि इसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूं कि एग्जाम में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। ओके, और कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक टॉपिक को इसके अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके क्विक रखेंगे क्योंकि माइंड मैप का मतलब भी ये होना है क्या होता है कि आपको फटाफट से मुझे रिवाइज कराना है चीज़ों को। तो उसके लिए ताकि आप पेपर से पहले ना इसको आप फटाफट से पढ़ जाओ तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं। तो देखो, सबसे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम के और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे ए प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो ए प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन आता है बच्चों वो आता है आपका एन सी जीरो। और यहाँ पर आपका ए की पावर एन एक्स की पावर जीरो ऐसे स्टार्ट होता है। मैं इसको सेकंड टर्म मान के चल रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट टर्म मान के चल रहा हूँ। ओके, तो ये आ गया मेरे पास प्लस, फिर आपका जीरो से स्टार्ट होगा, वन आएगा। जितना यहाँ पे सी के लोअर सबस्क्रिप्ट में होगा उतना ही सेकंड टर्म पे पावर लिख दो वन। और ए की पावर आप एन माइनस वन लिख दो, यानी कि ए की पावर को मैं डिक्रीज करते हुए जा रहा हूँ और एक्स की पावर को मैं इंक्रीज करते हुए जा रहा हूँ। अब मैंने लिखा एन सी टू और यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर और ए की पावर एन माइनस टू प्लस फिर मैंने एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री एक्स की पावर थ्री लिख दिया। एंड सो इस तरीके से चलता गया और लास्ट में कितना आ जाएगा बच्चों, ये लास्ट में आ जाएगा आपके पास एन सी एन और यहाँ पर एक्स की पावर एन आ जाएगा। क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर को मैं धीरे धीरे डिक्रीज करते लेके आऊँ, जैसे वन 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 डिक्रीज किया है मैंने। और जो मेरे पास सेकंड टर्म है यानी कि एक्स है उसकी पावर को मैंने इंक्रीज किया है, वन 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 इंक्रीज करते चला गया हूँ। ओके, सीरीज मैंने जो स्टार्ट की है वो जीरो से स्टार्ट की है। एन सी जीरो से सीरीज स्टार्ट होगी आपकी और एन सी एन तक ये सीरीज जाने वाली है। ओके बच्चों, अब देखो, अब हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा एनालाइज करूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, इसके अंदर टोटल टर्म्स बता दीजिए आप मुझे कितने आ रहे हैं। तो टोटल टर्म्स आफ्टर आफ्टर द एक्सपेंशन कितने आ रहे हैं, टोटल टर्म्स आपके पास आ रहे हैं एन प्लस वन, यानी कि जितनी पावर होती है टर्म उससे एक ज़्यादा आता है। अगर मैं इसमें बात करूं तो हर एक टर्म पर द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ बोथ टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड कितना है आपका एन है। तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये हो गई, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई सम ऑफ एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या फिर पावर आपका ऑन ऑन एवरी टर्म, ऑन एवरी टर्म कितना है बच्चों, ऑन एवरी टर्म इज इक्वल्स टू एन आ रहा है आपके पास, वो एक्सपोनेंट के बराबर आता है। अब हम बात करते हैं ए माइनस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन की। तो पहली वाली इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह पर अगर आप माइनस एक्स रख दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा तो आपको आंसर मिलना चाहिए एन सी जीरो ए की पावर एन प्लस माइनस का, यहाँ पे आपका माइनस का एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन एक्स आ जाएगा, प्लस का फिर एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री और एक्स की पावर थ्री आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में बच्चों क्योंकि आपको पता नहीं है एन इवन है या और, तो माइनस वन की पावर एन और एक्स की पावर एन आ जाएगा। ये आपके पास आ गया वन माइनस ए माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपांशन आ गया बच्चों। क्लियर। ओके, अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन वन, इसको मैंने इक्वेशन वन बोल दिया और इसको मैं इक्वेशन टू बोलने जा रहा हूँ। ओके, अब हम एक बहुत छोटा सा काम करने वाले हैं। अब क्या काम करने वाले हैं हम, मैं वन और टू को ऐड करने वाला हूँ बच्चों अपनी तरफ से। तो मैंने बोला कि इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू को आप ऐड कर दीजिए यहीं पे। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ से मिल जाएगी ए प्लस एक्स की पावर एन और प्लस का ए माइनस एक्स की पावर एन मिल जाएगा। ओके, तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, एन सी जीरो वाला टर्म टू टाइम्स मिल जाएगा। तो आपके पास टू टाइम्स आपके पास एन सी जीरो ए की पावर एन वाला टर्म मिल गया। फिर आपके पास क्या मिलेगा, फिर आपके पास एन सी टू वाला टर्म मिल जाएगा। एन सी वन और एन सी वन तो कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे। एन सी टू वाला टर्म मिल जाएगा ए की पावर एन माइनस टू और एक्स स्क्वायर, प्लस उसके बाद एन सी फोर मिल जाएगा ए की पावर कितना मिल जाएगा एन माइनस का फोर और एक्स की पावर फोर, एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा। ओके, एन सी जीरो क्या है, एन सी जीरो इज द फर्स्ट टर्म, एन सी टू इज द थर्ड टर्म। क्लियर। तो ये आपके पास ट्वाइस ऑफ टी वन प्लस टी थ्री प्लस टी फाइव एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा। यानी कि आप इसे टू टाइम्स सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इन दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस कर दो। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ए प्लस एक्स की पावर एन और माइनस का ए माइनस एक्स की पावर एन जब आप करने जाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, टू टाइम्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएगा टी टू प्लस का टी फोर प्लस का टी सिक्स एंड सो ऑन, यानी कि ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा बच्चों, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपके पास ये आ जाएगा अगला वाला। ओके, अब आपके पास ये आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, अब हमने एक क्वेश्चन लिया, अब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा ये अपने को देखना है बच्चों। ओके, एक सेकेंड रुकिए आप, लीजिए।
अब आपको ये क्वेश्चन विजिबल है। ओके, अब उसने बोला इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस ए की पावर एन इफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स बी पी एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स बी क्यू देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर एन आ रहा है। ओके, अब देखो अब अगर अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें यहाँ पे, तो उसने बोला है कि सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है बच्चों आपको यहाँ पे। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो दिया है वो आपको कितना दिया है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पी दिया है एंड सम ऑफ इवन टर्म्स कितना दिया है, क्यू दिया है आपके पास। यानी कि अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बच्चों आपके पास T1 प्लस T2, और ये क्या है आपके पास x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन है। T1 T2 T3 एंड सो ऑन अप टू यहाँ पे t आपके पास n प्लस वन टर्म आएंगे, इसके अंदर टोटल n प्लस वन टर्म हो जाएंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएंगे। अब उसने बोला है कि जो T1 प्लस का T3 प्लस का T5 यानी कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं उन सबका सम आपके पास P आ रहा है, और T2 प्लस का T4 प्लस का T6 एंड सो ऑन इन सबका सम जो आ रहा है वो आपके पास Q आ रहा है। यानी कि इवन नंबर का जो सम है आपके पास वो Q आ रहा है, ऑड नंबर्स का सम P आ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बच्चों x माइनस तो x प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है आपको, है ना, एक्स स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस ए की पावर n को बच्चों आप p प्लस क्यू लिख पाओगे कि नहीं, और x माइनस ए की पावर n को आप क्या लिख पाओगे, आप p माइनस का q लिख पाओगे। अगर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू 2 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए की पावर n आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, पी प्लस पी माइनस क्यू, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू बच्चों पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में क्या है 4pq दिया है उसने, 4pq के लिए उसने बोला है कि ये प्रूव करके दिखाइए। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने x प्लस ए की पावर 2n दिया हुआ है। अगर x प्लस ए की पावर n 2n की बात करूँ तो मैं ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्लस ए की पावर, आप बच्चों इसे ऐसे लिख पाओगे, देखो x प्लस ए की पावर n का होल स्क्वायर लिख पाओगे, और ये आपके पास कुछ भी नहीं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq हो गया बच्चों, है ना, क्योंकि x प्लस ए की पावर n क्या है आपके पास, x प्लस ए की पावर n तो p प्लस क्यू है। अब दूसरा वाला जो टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस ए की पावर 2n है, इसको आप क्या लिख पाओगे, p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq लिख पाओगे। अब उसने क्या किया है, इन दोनों को ऐड करने को बोला है, उसने इन दोनों को माइनस करने को बोला है, सॉरी तो इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन इन दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस ए की पावर 2n माइनस का x माइनस ए की पावर 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4pq आ जाएगा, हैंस प्रूफ। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई आप, इसका आंसर भी वन दिया हुआ है, इसको अगर आप ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर आप ऊपर देखो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप ऊपर देखो तो आपको a प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी दिखाई दे रहा होगा भाई। आप अगर न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या दिखाई देगा, अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान दो, न्यूमरेटर में आपको 18 क्यूब दिख रहा होगा, प्लस का आपको 7 का क्यूब दिख रहा होगा, प्लस का 3 इंटू 18 इंटू 7 दिख रहा होगा, और प्लस उसके बाद 18 प्लस 7 दिख रहा होगा 25। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब हो गया ना ये, तो यानी कि 18 प्लस 7 का होल क्यूब आ रहा है ये ए क्यू प्लस बी क्यू। अब डिनोमिनेटर वाले टर्म को देखो, डिनोमिनेटर में इस 3 की पावर 6 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो टर्म है आपके पास वो 3 की पावर 6 है, तो 3 की पावर 6 से अगर स्टार्ट हो रहा है और एंड में आपका 64 तक जा रहा है, ये आपका 3 की पावर 6 से स्टार्ट हुआ और 64 इज नथिंग बट 2 की पावर 6 हो गया, यानी कि मुझे आइडिया लग गया। अब ये जो है ना 32 को आप क्या लिखते हो, 2 की पावर 5 लिखते हो, ओके, और ये 3 की पावर 1 लिखा हुआ है आपके पास, और इधर से अगर आप देखो तो ये आपका 3 की पावर 5 लिखा हुआ है और ये आपका 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। ये जो 81 है वो कुछ भी नहीं बच्चों, 3 की पावर 4 है, और ये 4 जो है वो कुछ भी नहीं बल्कि 2 का स्क्वायर है, यानी कि जो पहला टर्म है उसकी पावर घटती जा रही है, जो दूसरा टर्म है उसकी पावर बढ़ती जा रही है। क्लियर, तो हमने ये तो सीख रखा है ना, ये क्या होता है 3 प्लस 2 की पावर 6 आ जाएगा बच्चों ये। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 की पावर 6 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे 25 की पावर 3 आ रहा है, और 25 की पावर 3 इज़ नथिंग बट कितना होता है, ये 5 की पावर 6 ही होता है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये न्यूमरेटर है आपका और ये बच्चों आपका डिनोमिनेटर है, तो आंसर आ जाएगा आपका 1, खत्म बात। क्लियर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ईजिली सॉल्व हो गया है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब उसने बोला है
अब देखो, अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब जैसे मेरे पास ये एक्सपांशन है, अब जैसे मैंने ये एक्स प्लस ए की पावर एन लिखा, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इसके अंदर जो पहला वाला टर्म है वो कितना है आपका एन सी जीरो ए की पावर एन एक्स की पावर जीरो। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये यहाँ पे जितना दिख रहा है सेकंड टर्म पे उतना सेम दिख रहा होगा। ये पहला टर्म है, दूसरे टर्म पे भी ये सेम दिख रहा होगा, तीसरे टर्म पे भी ये सेम दिख रहा होगा। यानी कि सेकंड टर्म की जो पावर है वही आपके सी का लोअर सबस्क्रिप्ट है। दोबारा से सुन लो, सेकंड टर्म की जो पावर है वही आपके सी का लोअर सबस्क्रिप्ट है, बची हुई पावर पहले टर्म पे आ रही है। अब यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसके अंदर यहाँ पे जैसे जनरल टर्म की बात करता हूँ मैं, जनरल टर्म की बात करता हूँ, तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस जैसे ए प्लस एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। और इसके अंदर अगर मैं पहला टर्म निकालता हूँ टी वन, तो टी वन क्या करोगे आप, एन सी जीरो, एक कम करके लिखो, यहाँ पे जीरो लिख दिया आपने, एक कम करके लिखा। ये सेकंड टर्म है, ये पहला टर्म है। सेकंड टर्म की पावर जो भी है वो यही लिख दो, सेम पावर लिखो, सेम। ओके, और फिर रिमेनिंग पावर आप यहाँ पे लिख दो एन माइनस जीरो, ये हो गई आपकी रिमेनिंग पावर। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म निकाल पाओगे। अब जैसे आपसे बोला गया 25वां टर्म निकालो, तो 25वां टर्म एन सी, एक कम करके लिखो, एक कम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और सेकंड टर्म जो है एक्स की पावर 24, यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएगा 24। तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, और बची हुई पावर आपकी एन माइनस 24 यहाँ पे हो जाएगी। बहुत सिंपल सी कहानी है बॉस, बहुत सिंपल। जैसे अगर मैंने आपसे बोला जनरल टर्म, आर प्लस वनथ टर्म को ही जनरल टर्म बोला जाता है जनरली, आर प्लस वनथ टर्म आपको लिखना है, तो आर प्लस वनथ टर्म आएगा कितना आपके पास, तो ये एन सी एक कम कितना होता है, आर प्लस वन में से आर होता है, एक्स की पावर आर ही आ जाएगा और ए की पावर एन माइनस आर आ जाएगा। ये आपका बच्चों हो जाएगा जनरल टर्म। सिंपल भाई। तो अगर जब भी आपको जनरल टर्म लिखना है तो आप इस तरीके से लिख पाओगे जनरल टर्म को। ओके, इसको मैंने बोला एक कम, और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए आपका। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी रिमेनिंग पावर। अगर आप इसको याद रखोगे ना तो बड़े आराम से कोई भी टर्म लिख पाओगे। तो ये आ गया आपका। अब देखो, अब जैसे उसने बोला मुझसे कि यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म दिया हुआ है बच्चों, ये आपके पास दिया हुआ है थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन, और फिर उसने पूछा है कि बताइए आप इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है। और उसने बोला इफ द थर्ड टर्म इन द एक्सपांशन इज दिस इज, अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वन बाई एक्स लिखा हुआ है ये आपके पास वन बाई एक्स प्लस एक्स की पावर में log 10x की पावर 5 लिखा हुआ है बच्चों। अब उसने बोला इसके अंदर t3 जो है वो 1000 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है, आपको बताना है x की वैल्यू कितनी आएगी। तो अगर मैं इसमें बात करूं, अगर मैं t3 निकालूं तो ये मेरे पास जो है वो सेकंड टर्म हो गया, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया। तो थर्ड टर्म आ जाएगा 5c2, एक कम करके लिखेंगे, x की पावर में log 10x ऑलरेडी था, यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर और कर दिया, और रिमेनिंग पावर आपकी 1/x की पावर 3 यहाँ पे आ गई। ओके, अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये 5c2 कितना होता है और ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास 1000 हो गया। अब आप इसमें 5c2 इज़ नथिंग बट 10 होता है, 5 × 4 अपॉन 2, और ये आपके पास 1/x की पावर 3 आ जाएगा। ये आपके पास कितना आ जाएगा, x की पावर बच्चों log 10x आ जाएगा आपके पास। ये यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये आपके पास इतना आ गया, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका, इससे आपने इसको काट दिया, 100 बच गया। ओके, ये आपका 100 आ गया भाई। अब आप इसको अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, तो x की पावर -3 यहाँ पे लिखा हुआ है, और x की पावर 2 log 10x यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 10 स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब x की पावर कितना हो जाएगा आपके पास, x की पावर में हो जाएगा 2 log 10x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। अगर मैं x के साथ इसको कंपेयर करता हूँ तो ये मेरे पास अब कितना आंसर आना चाहिए। ओके, तो अब आप क्या करो, दोनों तरफ log 10 ले लो, दोनों तरफ आप log 10 ले लो, और x की वैल्यू निकाल सकते हैं अब अपन इसमें से। तो अगर आपने दोनों तरफ log 10 लिया तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2 log 10 x माइनस का 3, या फिर आप कंपेयर करके भी देख सकते थे वैसे। ओके, पर मैं आपको एक बार एक तरीका बता देता हूँ, log 10x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपके पास, log 10x को आप t मान लेना थोड़ी देर के लिए, लेट log 10x इज इक्वल्स टू टी आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2t माइनस का 3, और ये t इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा आपके पास। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2t² माइनस का 3t माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लेना। जो t की वैल्यू आपके पास वो कितनी आ रही है, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो x की वैल्यू 100 आ रही है आपके पास, तो t की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। देखो जरा 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या इसको, t की वैल्यू सॉल्व होकर 2 आ जाएगी यहाँ से 3t,
और ये कितना हो गया 6, 6 माइनस 2 8 और 4 इंटू 2 8, तो टी इक्वल्स टू 2 आ रहा है बिल्कुल। तो टी इक्वल्स टू 2 पे इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, तो एक फैक्टर तो इसका टी माइनस 2 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2t, और माइनस का 2t हो, माइनस का 4t हो गया, तो प्लस का t आना चाहिए, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो टी इक्वल्स टू एक तो 2 हो जाएगा और एक टी इक्वल्स टू माइनस का 1/2 हो जाएगा। तो बच्चों एक तो आपका आ जाएगा टी, मतलब ये था log 10, तो टी से कितना आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा ना, इसकी वजह से वो कितना आ जाएगा, log 10, log 10 x इक्वल्स टू टी, log 10 x इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू ये, और एक आ जाएगा आपके पास log 10 x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, देन x इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस का 1/2। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ, बस ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप आंसर लिख दोगे, आ गया आपका आंसर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 एंड x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 चाहिए अब अपने को। अब अपने को पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 की बात कर रहा है वो। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 की बात कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास देखो 2x² माइनस का 1/x की पावर 20 दिया है। आप सीख लो कोफिशिएंट ऑफ x कैसे निकालते हैं कोई भी पावर में। तो अब मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ से बच्चों x को बाहर निकाल लेता हूँ डिनोमिनेटर वाले को, तो ये मेरे पास 2x³ माइनस का 1, और ये मेरे पास 20, और ये 1/x की पावर 20 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ 10 चाहिए। आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ 10 चाहिए। 20 आपके पास यहाँ है, तो यहाँ ऊपर कितनी पावर चाहिए आपको, x की पावर 30 चाहिए। यहाँ पे कितनी पावर चाहिए आपको, x की पावर 30 चाहिए। अब 30 के लिए आपको यहाँ से कितना पावर 10 लेनी पड़ेगी, तो बची हुई पावर यहाँ, इन दोनों पावर्स का, ये क्या है, पावर्स हैं, ये दोनों क्या है, पावर्स हैं। तो पावर्स का सम कितना आना चाहिए, पावर्स का सम आपका 20 आता है, पावर्स का सम 20 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 यहाँ ले लिया, तो 10 यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका टर्म लिख लो आप 20c10, जितना ये सेकंड टर्म है उतना ही लोअर सबस्क्रिप्ट -1 की पावर 10, और रिमेनिंग पावर आपकी 2x³ की पावर 10। ओके, और यहाँ पे 1/x 20 था। तो अब आप देख लो ये 30 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 20c10, और ये पहला आंसर आ जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10। तो ये आपका पहले वाले का आ गया 20c10 2 की पावर 10। ओके, ये आपका इसका आंसर आ गया। आप देख लो चाहो तो ये इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 20c10 2 की पावर 10। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसके बारे में। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके पास x की पावर 9 चाहिए। तो x की पावर 9 के लिए अब आपको क्या चाहिए, सेकंड में उसने बोला x की पावर 9 निकाल के दे दो अपने को। तो x की पावर 9, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9। अब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें से 1/x की पावर 20 तो आपके पास यहाँ है, और ये आपके पास 2x³ माइनस का 1 है, और यहाँ पर 20 है। तो 9 के लिए यहाँ पे कितनी पावर चाहिए, 10 के लिए 30 चाहिए, तो 9 के लिए 29 चाहिए। तो यहाँ पे आपको कितनी पावर चाहिए, 29 चाहिए। अब आपको इस ब्रैकेट से कितनी पावर चाहिए, यहाँ से x की पावर 29 चाहिए। 29 चाहिए, तभी तो ये आपका क्या बनेगा, 9 बनेगा ना भाई। नीचे 20 है, ऊपर 29 चाहिए, तभी तो 9 बनेगा। अब 29 यहाँ पे कब बनता है, 29 बनता है यहाँ पे जब आप 29/3 लिखते हो। तो 29/3 पावर, क्या ये पावर पॉसिबल है, ये पावर तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये पावर जब पॉसिबल ही नहीं है, तो इस जैसा कोई टर्म ही नहीं आएगा, मतलब x की पावर 9 इसके अंदर कोई टर्म ही नहीं आएगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है, 0 आंसर आ रहा है। आ गई वो आपको बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमारे पास इतना हो गया, आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस तरीके से। उसने बोला था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 0। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x की पावर 0 ही होता है। अब x की पावर 0 कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो x की पावर 0 फाइंड करने के लिए क्या करना है, अब अपने को ध्यान से देखिए। तो अब इसमें बोला मैंने क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है देखो x+1। अब इसमें जो x+1 है आपके पास, आप उसको क्या लिख सकते हो, आप x+1 को बताइए आप मुझे। ये आपके पास x+1 आ गया। अब x+1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो x+1 है ना, यहाँ पे ये जो वाला मैनिपुलेशन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो इसलिए भी कराना जरूरी है कि ये कम से कम
4-5 बार एग्जाम में आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार ये एग्जाम में आ चुका है। जेई मेन के एग्जाम में मैं इसको देख रहा हूँ 4 से 5 बार जेई मेन के एग्जाम में, और उससे पहले जब एनटीए नहीं कराता था तब भी ये क्वेश्चन आ चुका है जेई के एग्जाम में। ओके, और है भी इसके अंदर कुछ ऐसी बात, लेकिन अब तक तो अपने को पता ही चल जाना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। जो x+1 है बच्चों, उसको मैं लिख सकता हूँ s⁻1/3 का क्यूब प्लस का 1 तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो a+b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए भी आ जाएगा ये आपके पास, और x-1 को लिख सकते हो। बहुत छोटी बात है ये, बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत खोटी बात है, आपको समझ में नहीं आती। एग्जाम जब आप दे रहे हो ना, उस समय पे इस बात को समझना अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि x+1 को हम ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मतलब कैसे ही सोचोगे आप वहाँ पे, लेकिन अगर आप 1-2 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन की थोड़ी सी अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन अब आपने देख लिया ना, इस तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपने लिमिट पढ़ा है तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन आपने किए ही होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे ना मैनिपुलेशन बताया जाता है इस तरीके का। ये बच्चों 2/3 माइनस का x⁻1/3 प्लस का 1 हो गया, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ये आपका x-1 का रूट x-1 और रूट x+1 हो गया, और डिवाइडेड बाई रूट x कॉमन ले लीजिए तो रूट x माइनस का 1 ही बच जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी में फटाफट से इसको कैंसिल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो कंटेंट छूट जाएगा पढ़ाने से। ये आपका इससे कट जाएगा और रूट x माइनस रूट x कट जाएगा। क्लियर? अब इस रूट x से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास बचेगा x⁻1/3 प्लस का 1 यहाँ पे, और माइनस का ये बच जाएगा 1 प्लस का 1 अपॉन रूट x बच जाएगा बच्चों। और पावर कितनी है इसके पास? 10 पावर है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ रहा है x⁻1/3 और माइनस का 1 अपॉन x⁻1/2 की पावर 10 आ रहा है। अगर आप x⁻1/2 बाहर निकाल लेते हो, इसमें से ऐसे करके बाहर निकाल दीजिए, तो x⁻1/2 बाहर निकल गया तो 1 अपॉन x⁻5 बचेगा, और यहाँ पे आपका x की पावर कितना बच जाएगा? 5/6 बच जाएगा, 5/6 बच जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा 10। x की पावर 1/2 जो नीचे था रूट के अंदर, उसको मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से। तो जब 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, तो 1/3 प्लस 1/2 बनेगा। बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है भाई, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, मतलब खुद को शर्म आ रही है मुझे। यहाँ से आपको x की पावर 5 चाहिए, यहाँ से आपको x की पावर 5 चाहिए, तो x की पावर 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x की पावर 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो x की पावर 5 के लिए आपको करना पड़ेगा जी 1 अपॉन x5 आपके पास ऑलरेडी था, x की पावर 5/6 यहाँ पे था, माइनस का 1 था, 10 था। यहाँ पे बच्चों आपको पावर चाहिए 6, तो यहाँ पे आ गई 4। ये पावर्स हैं आपके पास, ये पावर्स चाहिए। तो ये पावर्स को लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10c4 सेकेंड टर्म पे पावर 4 है, तो लोअर सबस्क्रिप्ट में 4 आएगा, और यहाँ पे -1 की पावर 4, और x पे तो फिर कट ही जाएगा वो। तो आपका 10c4 ही आंसर आ रहा है। तो 10c4 के साथ ऑप्शन मैच कर लो आप। 10c4 मतलब फिफ्थ टर्म होता है 10c4 का मतलब। 10c4 को आप 10c6 भी लिख सकते हो, तो आंसर चेक कर लीजिएगा 210 आ रहा है क्या शायद, ठीक है ना। 10c4 इज ऑल्सो इक्वल टू 10c6। ओके, तो 210। ओके, चलिए ठीक है। अब आप ये वाला जो क्वेश्चन है उसको खुद कर लीजिएगा, बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा वैसा क्वेश्चन तो नहीं है ये, मतलब आप कर पाओगे इसको। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ दिस एंड माइनस दिस, देन द रिलेशन बिटवीन दिस इज। ओके, कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में पूछा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन दिस, माइनस का 7 इन दिस, माइनस का 7 इन दिस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द कोफिशिएंट आर इक्वल। ओके, a और b के बीच में रिलेशन बताना है आपको, कितना आएगा? तो ए बी इक्वस टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है इसके अंदर। ए बी इक्वस टू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। आईआईटी का क्वेश्चन है ये, आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, आईआईटी में आ चुका है पहले। ओके, पर है आसान सा, तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए बच्चों। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए आपको, कैसे निकालोगे आप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स? ओके, तो यहाँ पे जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या 3x माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर कितना दिया है आपको? 15 दिया है। क्लियर, ये वाला टर्म दिया है। अब आप करोगे क्या? अब आप करोगे क्या? एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो एक्स की पावर 30 लेके जाएगा ये। अगर एक्स स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो 30 लेके जाएगा, और ये 3x³ माइनस का 2 हो जाएगा, और पावर 15। यहाँ पे पावर 30 है आपके पास। अगर बाहर पावर 30 है तो अंदर से कितनी पावर चाहिए मेरा भाई? अंदर से यहाँ से कितनी पावर चाहिए? कितनी पावर चाहिए ये बताओ,
कितनी पावर चाहिए यहाँ से, तो आप बोलोगे सर यहाँ से 30 पावर चाहिए, एक्स की पावर 30 चाहिए, तो एक्स की पावर 30 के लिए यहाँ पे पावर कितनी आएगी, 10 आएगी, तो बची हुई पावर कहाँ आएगी, 5 आएगी। ये आपके पास क्या है, पावर्स हैं ये आपके पास क्या है, पावर्स हैं ये। तो ये पावर्स आप लिख दीजिए ना, फिर किसका इंतजार कर रहे हो। तो ये आपके पास आ जाएगा 15C5, 15C कितना आ जाएगा, 15C5 आ जाएगा आपके पास, -2 की पावर 5 आ जाएगा, और 3 की पावर यहाँ पे 15 - 5 10 आ जाएगा, और ये आपका सिक्स्थ टर्म होता है। तो यही उसने दिया है कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 10, और आपका 15C5। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब मुझे ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बताने लायक क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा जान है। आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 53। बच्चों आपको दिखाई दे रहा नहीं, ये एक्स की पावर 53 है ये। ओके, ये कितना है आपके पास, एक्स की पावर 53, एक्स की पावर 53 का कोफिशिएंट चाहिए आपको यहाँ पर इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन दिस। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को करने बैठते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए, और आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। तो अब आप, उसने बोला आपसे कि आपको चाहिए एक्स की पावर 53 चाहिए, एक्स की पावर 53 चाहिए, एक्स की पावर 53 किस में चाहिए उसको, एक्स की पावर 53 इन द एक्सपेंशन ऑफ समेशन फ्रॉम m इक्वल्स टू 0 to 100 और 100 cm, और यहाँ पे x -3 की पावर 100 - m और 2 की पावर m। अब ये देखे ना, वो गेम खेल गया भाई, ये देखे ना, वो गेम खेल गया तगड़ा वाला आप लोगों के साथ। मतलब आप लोग समझ ही नहीं सकते कितना कितना बड़ा गेम खेल दिया उसने। अगर आप इसको देखो, तो अगर आप इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो आपको पता है ना, a+x⁻n को एक्सपांशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 to n, और यहाँ पे NCR और सेकेंड टर्म की पावर जो होती है, और रिमेनिंग पावर आपके पहले टर्म पे आ जाती है। तो अब ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका सेकंड टर्म हो गया, सेकंड टर्म, और ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ओके, अब आप इसको ध्यान से देख लो, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म के कॉन्सेप्ट से अगर आप देखोगे तो आपको मालूम चलेगा, सेकंड टर्म आपके पास ये था प्लस, फर्स्ट टर्म आपके पास था x-3, और बच्चों पावर दोनों का सम 100 था, 100। तो अब मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 इन आपको ये चाहिए, मतलब x-1 में 100 दिया हुआ है आपको, और इसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 53 चाहिए, x की पावर 53। तो 53 के लिए यहाँ पे पावर 53 चाहिए, तो यहाँ पे 47 हो गई आपकी पावर। तो यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, 100C47 -1 की पावर 47, खत्म बात। क्या सॉल्व करना था इसमें, 100C47 -1 की पावर 47, तो माइनस का 100C47 आंसर आ रहा है। लेकिन अब आप ऑप्शन में देखोगे, आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, माइनस के ऑप्शन के साथ 100C47 प्लस का आ रहा है, फिर और ये आ रहा है, तो भाई आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, आपके क्वेश्चन का आंसर माइनस का 100C47 आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। NCR इज इक्वल्स टू NCN-R भी तो होता है, तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 100C53 तो बचेगा। ये क्यों टेंशन ले रहे हो, किस बात की चिंता है तुम्हें, आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिडिल टर्म, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म की कहानी है, अब मिडिल टर्म की क्या कहानी है वो देख लेते हैं अपन। मिडिल टर्म की किस तरीके से कहानी है बच्चों, मिडिल टर्म की कहानी कुछ इस तरीके से है, देखिए आप। तो मिडिल टर्म जो होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट समझो आप, कॉन्सेप्ट ये है आपके पास कि अगर आपके पास, जैसे टोटल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, टर्म्स आपके पास इस तरीके से दिए हुए हैं, जैसे T1 T2 T3 T4 T5 दिए हैं। इसके अंदर जो मिडिल टर्म है वो ये आ जाएगा, ये आप बोलोगे सर ये मिडिल टर्म है। ओके, तो ये आपका मिडिल टर्म आ गया। अगर टर्म ये होते T1 T2 T3 T4 T5 और T6, तो मिडिल टर्म आपका क्या आता, तो ये भी गए, ये भी गए, तो ये आपके पास दो मिडिल टर्म बच गए। तो आपके पास क्या बच गए, ये आपके पास दो मिडिल टर्म बच गए। तो यानी कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल टर्म जो है वो आपके पास क्या आते हैं, दो आते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मिडिल टर्म आपके पास एक ही आता है। इसका मतलब अब हमारे पास, ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम चलते हैं कहानी पर। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि अब मैं अगर इसमें बात करूं, जैसे a+x⁻n का एक्सपांशन है, तो a+x⁻n के एक्सपांशन में अगर आपके पास n अगर इवन है और एक आपके पास n अगर ऑड है, तो n अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या आता है आपके पास, n+2/2 आता है, n+2/2th टर्म। ओके, और n अगर ऑड है बच्चों तो आपके पास n+1/2
2th टर्म एंड n+3 अपॉन 2th टर्म आता है मिडिल टर्म। क्लियर, ये आपके पास मिडिल टर्म आता है, क्योंकि अगर पावर इवन है तो टोटल टर्म्स ऑड आएंगे, एक ज़्यादा आता है। पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड आएंगे फिर, क्योंकि जितनी पावर होती है उससे टर्म एक ज़्यादा होता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड हो गए इस केस में, और इस केस में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इस केस में आपके पास इवन हो जाएंगे बच्चों। क्लियर, अब इसको याद रखने का एक सीधा फंडा मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भूलोगे नहीं इस बात को। आप ना, आपके पास 3 ही टर्म है सिर्फ, आपके पास मिडिल टर्म के नाम पे आपको सिर्फ उसने 3 ही टर्म पकड़ाए हैं। कौन कौन से टर्म पकड़ा दिए हैं, एक तो n+1 अपॉन 2th टर्म पकड़ा दिया है, और एक आपके पास n+2 अपॉन 2th टर्म पकड़ा दिया है, और एक n+3 अपॉन 2th टर्म पकड़ा दिया है। बड़ा सिंपल कहानी है भाई, n+1 n+2 n+3 वाले टर्म पकड़ा दिए हैं आपको सिर्फ। तो अब इससे ज़्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं कि ये जो कौन से नंबर पे आ रहा है, ये आपका पहले नंबर पे आता है ना, अरे भाई ये पहले नंबर पे आ रहा है, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो नंबर 1 और नंबर 3 क्या है, ऑड हैं, तो n=टू ऑड के लिए ये है, और ये जो इवन नंबर पे आ रहा है वो n=टू इवन के लिए है। तो n यानी कि इवन नंबर पे जो आ रहा है वो इवन नंबर के लिए है, जो ऑड नंबर पे आ रहा है वो ऑड नंबर के लिए है। बहुत सिंपल सी कहानी है, बस यही करना है आपको। अब जैसे पहला क्वेश्चन उसने बोला इसके अंदर मिडिल टर्म बताइए आप। अब मिडिल टर्म हम बताएंगे तो हमने देखा कि आपके पास n क्या है, n आपके पास क्या है बच्चों, इवन है। तो अगर n इवन है तो इवन वाला ढूंढ लीजिए, तो n क्या हो गया आपके पास, इवन हो गया, तो इवन के नंबर पे क्या आता है, n+2 अपॉन 2th टर्म आता है आपका, सिंपल n+2 अपॉन 2th टर्म। तो n कितना है, 12+2 12 अपॉन 2 प्लस 2th टर्म आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, 14 अपॉन 2th टर्म आ जाएगा आपके पास। और ये बच्चों आपके पास 7th टर्म आ जाएगा, बहुत सिंपल। और 7th टर्म कितना है आपके पास, 12c6, और यहाँ पे आपके पास b x⁻6, और यहाँ पे a अपॉन x⁻6 इज द मिडिल टर्म। ये आपके पास बहुत सिंपल तरीके से अपन लोगों ने मिडिल टर्म फाइंड कर लिया है। ओके, अब जैसे ये हो गया आपके पास। अब उसने बोला 9 है, अब 9 क्या है, अब ये जो 9 नंबर है वो तो n=टू ऑड आ गया, और ऑड नंबर पे क्या होता है, 9+1 अपॉन 2th टर्म आता है, और एक 9+3 अपॉन 2th टर्म आता है बच्चों। क्लियर, ऑड नंबर पे दो आ रहे थे ना अपने, 1 और 3 ऑड होते हैं, तो 1 और 3 लगा दिया, 10 यानी कि 5th टर्म हो गया, एक आपके पास 6th टर्म हो गया। 5th टर्म कितना आ जाएगा, 9c4 आ जाएगा, 9c4 x³ अपॉन 6 की पावर माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x⁵ आ जाएगा। ओके, और ये 6th टर्म कितना आ जाएगा, t6 9c5 आ जाएगा, और माइनस का x³ अपॉन 6 की पावर 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3x की पावर आपका 4 आ जाएगा। ये आपके मिडिल टर्म आ जाएंगे। ओके, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास ये वाला कि प्रूव दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज ये। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन और देख लीजिए आप। ये आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है अपने को, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाएगा अपने पास, प्रूव दैट द मिडिल टर्म ऑफ दिस 1+x⁻n का मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म इसमें कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो आपके पास क्या दिया है, 1+x⁻2n दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ये आपके पास इवन नंबर है, 2n इज अ इवन नंबर। इवन नंबर में आपका जो मिडिल टर्म आता है वो कितना आता है, बीच वाला आता है मिडिल टर्म, और बीच वाला क्या होता है, 2 होता है। तो 2n+2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि n+1th टर्म जो आएगा वो मिडिल टर्म आएगा। अब n+1th टर्म कितना आ जाएगा आपके पास, n+1th टर्म आ जाएगा 2n×n, और ये आपके पास आ जाएगा x⁻n। ओके, अब नाउ 2n×n को आप 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल लिख सकते हो x⁻n। इसको बच्चों आप लिख सकते हो कितना, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 एंड सो ऑन अप टू 2n−1 × 2n लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल x⁻n लिख सकते हो। अब अगर हम बात करें तो इसमें से मैंने क्या किया, इवन नंबर को एक साथ लिख लिया, इवन नंबर को एक साथ लिख लिया, मतलब 2 × 4 × 6 × 8 एंड सो ऑन अप टू 2n को मैंने एक साथ लिख लिया है, और यहाँ पे 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 2n−1 को मैंने एक साथ लिख दिया बच्चों, अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल और x⁻n। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर एक में से 2 2 निकाल लो, आपके पास n नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। तो हर एक में से आप 2 2 फाइंड कर लोगे बाहर, तो 2 की पावर n टाइम्स बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा 1 2 3 4 अप टू n, अपॉन यहाँ पे बचेगा 1 3 5 7 अप टू 2n−1। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये बात पता है कि 1 2 3 4 अप टू n को हम n फैक्टोरियल बोलते हैं, तो आपको ये बात पता है, तो ये तो कट जाएगा, कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके,
ठीक है जी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है उसने? अगला क्वेश्चन दिया है उसने, इफ द कोफिशिएंट ऑफ pth p प्लस वन एथ एंड p प्लस टू एथ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर एन आर एन ए पी देन दिस इज इक्वल्स टू। अब उसने बोला कि भाई ये एक्सपांशन है, इसमें बता दीजिए आप क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो ये है कि आपका pth टर्म और p प्लस वन एथ टर्म और आपका p प्लस टू एथ टर्म जो हैं वो आपके वन प्लस एक्स की पावर n के अंदर ए पी में है। ओके, इसका मतलब जो आपका टी पी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इनकी कोफिशिएंट, इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो टी पी कितना आ जाएगा आपके पास? तो टी पी जो आएगा आपके पास वो बच्चों आ जाएगा आपके पास एन सी पी माइनस वन। क्लियर? और टी पी प्लस वन कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? एन सी पी आ जाएगा। और टी पी प्लस टू कितना आ जाएगा आपके पास? एन सी पी प्लस वन आ जाएगा। अगर ये ए पी में है टी पी प्लस वन एंड टी पी प्लस टू, आर इन कितना हो जाएगा? ए पी में है। तो यहाँ से टू टाइम्स, या फिर आप बोल सकते हो टी पी प्लस वन अपॉन टी पी आपका इज इक्वल्स टू टी पी प्लस टू अपॉन टी पी जो होता है आपके पास पी प्लस वन, वो आपका बराबर आना चाहिए। अरे यार क्या लिख दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, जीपी में लिख दिया मैंने, गलती हो गई। टी पी प्लस वन कितना आ जाएगा आपके पास? टी पी प्लस का टी पी प्लस टू आ जाएगा ना बच्चों। इसको लिख दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। अगर आप देखो क्लियर है, ये आ गया आपके पास, बस खत्म हो जाएगा। पी की वैल्यू निकाल लेना, पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सॉल्व हो जाएगा। एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है इनमें से कोई एक। ठीक है, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, कहानी खत्म। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, if the coefficient the sum of the coefficient of the expansion will be the sum of the coefficient of the expansion, sum of coefficient of expansion अगर आपको निकालना है कभी भी, sum of coefficient of expansion अगर आपको कभी भी फाइंड करना है sum of coefficient in the expansion, तो आप क्या करो, आप वेरिएबल्स इक्वल्स टू वन रख दो। जब भी आपको ये सॉल्व करना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू वन रख दीजिए। ओके, वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू वन रख दीजिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स इक्वल्स टू वन रख दीजिए आप। एक्स इक्वल्स टू वन रखने पे जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, बस। एक्स इक्वल्स टू वन रखने पे आपका आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। तो एक्स इक्वल्स टू वन रख दिया आपने, तो एक्स इक्वल्स टू वन पे ये वन कितना रहा है, ये बन रहा है आपके पास वन प्लस वन माइनस का थ्री की पावर टू वन सिक्स थ्री। तो ये कितना बन रहा है आपके पास, माइनस वन की पावर टू वन सिक्स थ्री, ऑड नंबर यानी कि माइनस वन, तो माइनस वन विल बी द राइट आंसर। ये आंसर आ रहा है, माइनस वन हो गया ना ये तो माइनस वन विल बी द राइट आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स इज इक्वल टू वन रख दीजिएगा, फटाफट से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व भी नहीं करना है। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, सम ऑफ द कोफिशिएंट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू वन रख दीजिए बच्चों। थ्री फोर, फोर की पावर टेन, फोर की पावर टू प्लस थ्री, थ्री प्लस वन इज फोर, फोर की पावर टेन, नन ऑफ दीज आ रहा है आंसर। हाँ हाँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर आ रहा है ना, हाँ ठीक है, नहीं है कोई आंसर, क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ रेशनल टर्म एंड इरेशनल टर्म्स। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का आता है बच्चों, कई बार अपने को ना ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल टर्म अगर आपको फाइंड करने हैं, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसमें ये याद रखना कि टोटल टर्म्स जो होते हैं आपके पास, टोटल टर्म्स जो आते हैं, टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं। रेशनल प्लस इरेशनल टर्म्स आ जाते हैं आपके पास, रेशनल प्लस इरेशनल। ओके, ये आपके पास टोटल टर्म्स होते हैं। अब अगर आपके पास टोटल टर्म्स हैं तो रेशनल टर्म्स कैसे निकलेंगे आपके पास, जैसे थ्री की पावर वन बाई फाइव है और प्लस टू की पावर वन बाई थ्री है और की पावर वन थाउजेंड है। ओ माई गॉड, वन थाउजेंड। अब आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो यार ना, थ्री की पावर वन बाई फाइव को आप इसमें से बाहर निकाल लो। आप थ्री की पावर वन बाई फाइव को अगर आपने बाहर निकाला, तो थ्री की पावर वन बाई फाइव जो है वो आपके साथ में वन थाउजेंड पावर को लेके आएगा, और यहाँ पे वन प्लस टू की पावर वन बाई थ्री बचेगा और थ्री की पावर वन बाई फाइव बचेगा, और यहाँ पे वन थाउजेंड हो जाएगा आपके पास। ओके, ये आ गया। अब देखो थ्री की पावर जो वन बाई फाइव है, यहाँ पे जो बाहर लिखा हुआ है थ्री की पावर वन बाई फाइव, ये क्या है बच्चों, ये तो यार आपके पास कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये तो थ्री की पावर टू हंड्रेड ही हो गया ना। अब यहाँ पे आपके पास वन प्लस
टू की पावर 1/3 बचा और 3 की पावर 1/5 बचा, और की पावर हो गया ये 1000। क्लियर। अब आप कैसे करोगे इसको? भाई अगर आपको रेशनल टर्म चाहिए ना, रेशनल टर्म, तो रेशनल टर्म आपको तब मिलेगा जब ये वाला टर्म रेशनल होगा, ये वाला टर्म रेशनल होगा। रेशनल का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रल पावर चाहिए, इंटीग्रल पावर टर्म, इंटीग्रल टर्म चाहिए मतलब इंटीग्रल पावर चाहिए। इंटीग्रल पावर के लिए यहाँ पे आपका पावर मस्ट बी अ पावर मल्टीपल ऑफ, पावर क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 15 होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 15 होनी चाहिए, क्योंकि 15 का मल्टीपल होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल है, वो 5 से भी डिविजिबल है। तो इस जगह पर आपको कितना चाहिए? इस जगह पर आपको 3 का और 5 का मल्टीपल चाहिए, और वो होता है 15 का मल्टीपल। अब 15 के मल्टीपल आप इसमें ढूंढ लीजिए। तो 15 के मल्टीपल इसमें कितने आ जाएंगे? जैसे 15 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 45 हो गया, तो ये तो एक एपी बना रही है, ये तो एक एपी बन गया ना। लास्ट वाला टर्म कितना आ जाएगा? या 3 से भी मल्टीपल हो और 5 से भी मल्टीपल हो, तो ये तो होगा नहीं 3 से मल्टीपल। ठीक है, इससे पहले क्या आता है आपका? 995 आता है। 995 कितना हो जाएगा? 9 9 18, वो भी नहीं होगा 3 से। फिर 990 कर लो, 990 आ जाएगा लास्ट टर्म आपका 990। भाई 995 जो आएगा वो तो आपका 5 से मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन 3 से नहीं है। 9 9 18 और एक 5 बच रहा है, नहीं हो रहा, तो 99 हो गया। अब एक टर्म जो होता है वो जीरो भी होता है, जीरो भी काउंट होता है। अगर यहाँ पावर जीरो आएगी तो यहाँ पे 1000 पावर आएगी, तो ये भी तो आपका मल्टीपल होगा। तो एक काउंट इसमें जीरो भी कर लीजिए, तो एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये आपके पास एन आ जाएगा। और उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, तो फाइनल आंसर इज n+1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? इसको सिंप्लीफाई करके आप बता दीजिए मुझे। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कर दिया है मैंने, और क्या किया है? ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है तो आपका आंसर आ जाएगा। 15 से 990 को डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। 990 डिवाइडेड बाई 15 करोगे ना तो 66 आ रहा है। अब ये कितना आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है आपके पास 16 आ गया ना। कितना आ गया? 990 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है? डिवाइडेड बाई 15 कर दो ना आप, 66 आ रहा है। तो एन इज इक्वल टू 66 आ रहा है ना इसमें डायरेक्ट, तो 66 आ गया। तो टोटल टोटल रेशनल टर्म कितने आ गए? टोटल रेशनल टर्म आ गए 67। रेशनल टर्म्स कितने आ जाएंगे? 67 आ जाएंगे। जीरो वाला और ऐड करेंगे, +1 फॉर जीरो पावर। ठीक है, 67। तो इरेशनल कितने आ जाएंगे? इरेशनल आ जाएंगे आपके पास 1000 माइनस का 67 आ जाएंगे, खत्म बात। तो 1000 माइनस का 67 आपके पास कितने आ जाएंगे? इरेशनल टर्म आ जाएंगे। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। इंटीग्रल टर्म्स का मतलब रेशनल टर्म ही होता है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे 100% गलती करते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है रेशनल इरेशनल टर्म का। इसमें 100% बच्चे गलती करेंगे, वो सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। भाई इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि ये 9 की पावर जो 1/4 प्लस 8 की पावर जो 1/6 लिखा है ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो रेशनल इरेशनल पावर वाला कि नंबर ऑफ इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल टर्म कितने आ रहे हैं, तो जो आपके पास टर्म दिए हुए हैं जैसे 9 की पावर 1/4, तो ये जो 9 टर्म है उसको देख लो, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट 4, परफेक्ट 5 वगैरह तो नहीं है। जैसे 9 इज अ 3 स्क्वायर, 8 इज अ 2 क्यूब, तो आप इसे लोएस्ट पावर में ब्रेक कर लो अगर हो रहा है तो। अगर किसी का भी ये कोई भी nth पावर है तो उस पावर में लिख दो उसको। जैसे 3 जो है वो 9 जो है वो 3 स्क्वायर है, तो 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ये, 3 की पावर 1/2 लिखा हुआ है ये। और ये क्या लिखा हुआ है? ये 2 की पावर में आपका 1/2 लिखा हुआ है। भाई 8 इज 2 का क्यूब ना, तो ये आपका 500। अब आपका 500 आएगा। अब आप इसमें से निकाल लीजिए पावर। क्यों, कौन सी पावर कॉमन लेना चाहते हो? कोई भी ले लो, दो ही तो हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए आपको? मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, यानी कि 2 की पावर 250 यहाँ पे आ जाएगा 250, और 1 प्लस 2 की पावर 1/2 अपॉन 3 की पावर 1/2 आ गया, और ये 500 आ गया। यहाँ पे क्या चाहिए आपको? मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए यहाँ पे। मल्टीपल ऑफ 2 कितने आते हैं? जीरो आएगा, एक एक आपके पास कितना आ जाएगा? 2 4 एंड सो ऑन, ऐसे 500 तक जाएगा, तो आपके पास 251 हो जाएंगे टोटल। 251 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? आगे बात समझ में नहीं आई? 251 आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। और आना भी चाहिए, आधे 500 के आधे 250, 250 हो गया ना, और एक ऐड कर दिया अपन, 251 हो गया। बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अब। बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, अगर इसमें आप चलते हो तो आपके पास पहला आता है आपके पास एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई होता है। ओके, और एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई के दो मतलब होते हैं बच्चों, या तो एक्स इक्वल टू वाई होगा या फिर
एक्स प्लस वाई इक्वस टू एन होगा, या तो एक्स इक्वस टू वाई होगा या एक्स प्लस वाई इक्वस टू एन होगा। एन सी एक्स इक्वस टू एन सी वाई अगर आपको दिया है तो इसका मतलब ये होता है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन को आप एन प्लस वन सी आर लिख सकते हो, सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आपके पास एन सी आर अपॉन ये लिखा हुआ है। इसमें क्या किया थर्ड वाले में, एन सी आर में से पहले एन को और आर को उतार लिया, ऊपर से ऊपर वाले को उतार दिया, नीचे से नीचे वाले को काट दिया, तो एन अपॉन आर आ गया, बचा क्या, एक एक बच गया, एन माइनस वन बच गया, आर माइनस वन बच गया। तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। जैसे इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ तीसरे वाले को, जैसे एन सी आर था ये, ठीक है, तो आप इस एन सी आर को ऐसे भी लिखते हो, याद है ना आपको, एन सी आर को हम ऐसे भी लिखते थे, एन सी आर ऐसे भी तो होता है। तो इसमें से एन अपॉन आर को आपने उतार लिया, क्या क्या बच गया, एन अपॉन आर माइनस वन बच गया, ऐसे बच गया। अब किसी बच्चे ने बोला सर मैं एन माइनस वन और आर माइनस वन को भी उतार रहा हूँ, तो एन अपॉन आर, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इसको उतार लिया, तो अब आपके पास एन माइनस टू और आर माइनस टू बच गया आपके पास। ओके, ये आपको पता है ना ये क्या लिखते हैं इसको, ये मत पूछना यार, ये रिकैप है। अगर आप माइंड मैप में ये पूछोगे ना कि एन सी आर को हम सी आर लिख सकते हैं सर, और इसको एन बाई आर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये तो बहुत बेइज्जती वाली बात हो जाएगी भाई, अगर ये भी नहीं पता है तो। ठीक है, समझो इस बात को, अभी तो ये तो माइंड मैप है, फटाफट फटाफट खत्म कर रहा हूँ। रेगुलर क्लास में तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है अपने को। फोर्थ फॉर्मूला एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन का एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर होता है, और फिफ्थ फॉर्मूला एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। ये जो आपका फिफ्थ वाला फॉर्मूला है, ये आपका काम आता है बाइनोमियल सीरीज के अंदर। अच्छा, एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं इसके अंदर, मतलब इस तरीके से याद रख लो इसको, एक सिक्स नंबर के फॉर्मूले में, सिक्स नंबर के फॉर्मूला ये होता है आर इंटू एन सी आर अगर है, अगर ये दोनों सेम है आपके पास, अगर ये दोनों सेम है आपके पास ये और ये, तो आप इसमें एन को आगे उतार देते हो और एक एक कम करके लिख देते हो आर माइनस वन। वैसे तो थर्ड वाले से ही ये बन जाएगा, पर ठीक है हमने इसको अलग से याद रख लिया क्योंकि ये सीरीज में आपके काम आने वाला फॉर्मूला है, तो सीरीज में आपका ये भी फॉर्मूला आपके काम आएगा। ओके, तो अब यहाँ से थोड़ा सा हम सीरीज, अब हम अगला न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कर लेते हैं इसमें। ओके।